सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक। पहला टॉपिक आयुष्मान भारत स्कीम है। ये गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज़ है। इम्यूनिटी एंड वैक्सीन एफिकेसी साइंस एंड टेक का टॉपिक है। सी फोम का एक टॉपिक आपका आता है, ओशियनिक फिनोमेना। ज्योग्राफी का टॉपिक है। टीकामेंट मैपिंग का टॉपिक है। दिस इज लिंक्ड विथ मैपिंग। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडियन स्टेट्स और कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। ये अगेन वी कैन से कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी को लिंक करके एक टॉपिक फ्रेम होता है। एग्जिट पोल एंड मिस्ड प्रिडिक्शन, तो ये भी टॉपिक आपका पॉलिटी का फ्रेम होता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का टॉपिक है। ग्लोबल ऑयल मार्केट डायनामिक्स की बात अगर किया जाए तो आईआर का टॉपिक होएगा। फिर डबके डांस की बात किया जाए, कल्चर इन न्यूज़ का टॉपिक है। और फिर जो मेंस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स ड्यूरिंग ब्रिंग्स मोर चैलेंजेस इन इंडियन फेडरलिज्म, ये डिस्कस करना है। 15 मार्क्स में लिखना है, ज़रूर से लिखना है। आंसर राइटिंग की हैबिट बना के रखनी है। कोई क्वेरी तो इस नंबर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने आंसर सेंड करें सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो ये दिवाली स्पेशल ऑफ़र अभी एक्टिव है। स्पेशल ऑफ़र जो है एक्टिव है और है ना। तो यहाँ पे आपको प्रलिम्स और मेंस जो कोर्सेस हैं प्लस एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, तो ये जितने भी कोर्सेस आप देख रहे हो इन सभी में ऑफ़र एक्टिव है। कोर्स कौन कौन से हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट में सेशन के वी विल डिस्कस। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, बिकॉज बाद में जब आप ज्वाइन करते हो तो हो सकता है उस ऑफ़र का आपको बेनिफिट ना मिले। जो स्पेशल ओकेजन जैसे ये मंथ में दशहरा दिवाली ये सब हो गया, तो स्पेशल ओकेशन में ये आपका ऑफ़र रहता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप लोग को ज़रूर से उठाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का दे रखा है और आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ये प्रहार बैच बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अल्टीमेट तरीके से कंटेंट धीरे धीरे मैं ऐड करता जा रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, रिवीजन PDF और ये सब भी धीरे धीरे आते रहेंगे। लगभग 2 साल का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा और जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो धीरे धीरे अपलोड आपको होती रहेंगी। जो जो कंटेंट आता जाए उसको कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, तो ये है। बाकी सारी डिटेल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सेशन के एंड में बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं PM एक्सपैंड हेल्थ कवर स्कीम्स टू पीपल एज्ड 70 एंड ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे गवर्नमेंट स्कीम पर काफ़ी अधिक प्रश्न आप लोग के लिए फ्रेम होते हैं, तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट कि ये जो स्कीम है ये इसमें हेल्थ कवरेज है। इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजेस सिटीजन्स हैं उनके लिए है। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पर साल आपकी रहती है। सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटल, मतलब जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स आपके होते हैं जिनमें थोड़ा एडवांस फैसिलिटीज़ हैं उनमें, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 5 लाख पर ईयर फॉर सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। जैसे एम्स है वो टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन है। इसमें जो भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है उसके बेसिस में बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई आपके किए जाते हैं। कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज वो आप कह सकते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो एज है उसको इसमें सीनियर सिटीजन जो कि 70 साल से और उससे ज़्यादा अबव हैं, इरिस्पेक्टिव उनकी इनकम कितनी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड वी कैन से इट्स अ गुड थिंग, है ना। क्योंकि जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दैट इज़ फाइन, बट जो एज है लेटर ऑन की बात करें तो कई सारे बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलता है। सो गवर्नमेंट जो है ये जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है फॉर अ बेनिफिशरी लगभग 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आपका रहेगा। और इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस किया जाए इस पर फोकस आपका किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वैक्सीन की वर्किंग और इस पर हमने बहुत चर्चा कर रखी है। कुछ चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस टॉपिक इज़ अगेन लिंक्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आपका रहता है। आप में से कई लोगों का मैसेज आता है कि सर थोड़ा सेशन लेट हो जाता है। देखो मुझे थोड़ा आप समय दें, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ जिससे कि आपका समय बचेगा और वो समय है नोट्स मेकिंग पे। क्योंकि PDF आपके लिए अवेलेबल, आपको सेशन देखना, कान में लगाओ सुनो जब भी है और PDF सामने रख लो, आपका काम हो गया। मतलब आपका समय बचेगा। अभी मैं अंडरलाइन कर करके ऐसे ना पढ़ा दूँ तो मैं तो 7 बजे लाइव हो जाऊँगा, उसमें क्या है। बट वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं। आई हैव टू गो थ्रू द कंटेंट, क्या काम का है क्या काम का नहीं है, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना है कौन से नहीं करने हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेटर करके और फिर कंटेंट मुझे देना होता है। 3 साढ़े 3 4 घंटे का समय लगता है। और फिर उसके बाद आप यह मानकर चलो कि रिकॉर्डिंग का भी टाइम रहता है, फिर अपलोड करने का, फिर इस टाइप से समय लग जाता है। तो अपने हिसाब से आप सेशन को जब समय मिले सेशन को आप लोग को देखना है। ऐप में क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी अपने हिसाब से क्लासेस को करनी है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर लेके पढ़ने का जरूरत
ज़रूरत नहीं है कि, है ना, वो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी एंड वैक्सीन एफिकेसी। देखो वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन कोई भी जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके, है ना, जैसे मान लो वायरस बैक्टीरिया, वो आपके शरीर में इनएक्टिव और किल्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करती है और आपका शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये सिंपल सा एस्पेक्ट है। अब वैक्सीन की एफिकेसी कैसे है कि जो भी एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं है ना, तो वो एंटीबॉडीज़ जो जनरेट होती हैं वो आपको कई बीमारियों से बचाती हैं। जब सही में कोई वायरस बैक्टीरिया आपको हमला करता है आपके शरीर में, तो ये वैक्सीन का एक कार्य है, वो कितने इफेक्टिवली और कितने सही तरीके से उसको लाइक आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही वैक्सीन की एफिकेसी या फिर एफिशिएंसी को डिसाइड करती है। तो ये बहुत ही कॉमन सा नॉलेज, इसमें कुछ नया मैंने आपको नहीं बताया है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे, 2-3 साल पहले बी टी सेल्स पे भी प्रश्न था, तो यहाँ पे कहा गया कि जो इम्यूनिटी है इन्फेक्शन या वैक्सीन से, ये क्यों आपका होता है, बिकॉज एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं किससे, बी सेल्स का यूज़ कर। अब ये चीज़ आपको जानना है, बी सेल्स टी सेल्स पे ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल्स फैसिलिटेट करते हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, तो वो बी सेल्स हैं। ये टर्म आपको याद रखना है। जो बी सेल्स हैं या प्लाज्मा सेल्स आपके हैं, इनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी कुछ समय के लिए बनेंगी और उसके बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ कम होती। तो यही तो कारण है कि कई डोजेज़ वैक्सीन की लगाई जाती हैं कि आपका जो शरीर है उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडीज़ की लाइफ क्यों इतनी कम होती है, मतलब 2 महीना 4 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स हैं जहाँ से ये एंटीबॉडीज़ डिराइव हो रही हैं, उनकी खुद की लाइफ बहुत कम है। इट हैज़ अ लाइक हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन की अगर बात करें, और है ना, तो इस पर कई सारी जो है स्टडी भी आपकी की गई है, जैसे, है ना, कई स्टडी है और किस तरीके से कार्य होता है ये भी है। तो जर्मिनल सेंटर्स जो लिम्फ नोड्स में होता है, देखो एक तो आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हो, एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो येलोविश फ्लूइड टाइप होता है और वो शरीर में अलग अलग आप कह सकते हैं मूव करता है और उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अब इसमें ऐसे मानो कि जैसे जैसे एक चैम्बर होता है ना, जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम एक चैम्बर होता है, जैसे पानी कहीं से बह रहा है तो एक चैम्बर होगा, वहाँ फिर इकट्ठा होगा, फिर अलग अलग जगह पे पानी जाएगा। तो आप ऐसे मानो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर उस फ्लूइड के ट्रांसफर में ये एक जगह से होते हैं और इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आप चाहो तो गूगल में इसका इमेज देख सकते हो। तो जैसे मान लो इस टाइप से होगा, फिर यहाँ से ये लिम्स ऐसे मूव करेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इससे फ्लूइड मूव करेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपसे ये ध्यान है कि ये जो जर्मिनल सेंटर्स जिनका एक महत्वपूर्ण रोल है बी सेल्स के प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स का मतलब क्या है, मेमोरी बी सेल्स का मतलब होता है कि इनको याद है कि तुमने जो है मेरे शरीर में आके और बहुत सारी जो है दिक्कत पैदा की थी और बहुत परेशान किया था और इसलिए आज भी तुम मुझे याद हो। मतलब ये मैं कहानी आपकी नहीं, बी सेल्स की बता रहा हूँ। तो बी सेल्स बेसिकली द रिमेंबर, है ना, वो रिमेंबर करते हैं। अच्छा, वो एंटीजन का मतलब कोई बाहर का आके आपके शरीर के अंदर जो है वो एंटर किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एंटीजेंस हैं वो एंटीजेंस, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एंटीजेंस, ठीक है, जो एंटीजेंस हैं, एंटीजन का मतलब जो बाहरी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर के अंदर एंटर करेंगे, दैट आर एंटीजेंस। एंड व्हेन दीज एंटीजेंस एंटर, ये जो एंटीजेंस हैं वो आपके शरीर में एंटर करते हैं, तो ये जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ये एक तरीके से देयर आर सर्टन मेमोरी बी सेल्स, दे रिमेंबर दैट एंटीजन कि अगर फ्यूचर के अंदर यह आया तो ऑलरेडी मैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूँगी और फिर इसका खात्मा करूँगी, तुम्हें मेरा जो इंतकाम है वो ज़रूर तुमसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है, तो इसमें जर्मिनल सेंटर्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। तो मेमोरी बी सेल्स जो है तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तुरंत उनको याद आएगा तुम ही ने मुझे वो किया था, तो बस फिर वो अपना एंटीबॉडी तैयार करके और उनका हमला शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। ये बोन मैरो एक आपका जैसे बोन है उसके अंदर एक प्रेजेंट होता है। तो जो बोन मैरो आपका प्रेजेंट है वो जहाँ से स्टेम सेल्स और ये भी लाइक
प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स है बोन मैरो में प्रेजेंट होके मूव करके और ये काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं, और उस अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड तक सर्वाइव करेंगे तो इससे एंटीबॉडीज़ भी लंबे समय तक रहेंगी। ये डिपेंड करता है कि अगर प्लाज्मा सेल्स या फिर बी सेल्स का वो ज़्यादा समय तक प्रेजेंट होंगी तो जो एंटीबॉडीज़ हैं दे विल ऑल्सो प्रेजेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी पर जो है लगातार आपकी स्टडी भी हो रही है। अब कोई भी वैक्सीन की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से इन लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स को बोन मैरो में आपका इंट्रोड्यूस या इंड्यूस कर सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो होगा उनका लाइफ 3 हफ्ता 4 हफ्ता रहेगा, फिर दोबारा से डोज दो वैक्सीन का। तो वैक्सीन की एफिकेंसी इन लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स पर काफ़ी अधिक निर्भर करती है। तो जो फॉर्मेशन एलएलपीसी की बात करें, इसमें स्पेसिफिक सिग्नल्स आते हैं बी सेल रिसेप्टर से, ठीक है। तो बी सेल्स रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं BCR शब्द मेंशन करते हैं। तो ये जो LLC मतलब आपको बस इतना याद रखना, बी सेल्स के ऊपर एंटीना टाइप होता है, वो सिग्नल देते हैं LLPC को कि सुनो अब तुम्हें जो है ये वाली एंटीबॉडी बनानी है, क्योंकि देखो वो आ रहा है, उससे तुम्हें बदला लेना है, इसने मुझे मेरे शरीर को या बहुत अधिक परेशान किया था, बीमार किया था, इस टाइप के, ठीक है। तो BCR आपको ये टर्म थोड़ा सा याद रखना है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे इवन टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल टी सेल दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, ये सेल्स जो होते हैं इम्यूनिटी के लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपका रहता है। तो ये डायग्राम बना है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेना। देखो आजकल टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि ये चीज़ को आपको किया जाए जैसे कि आपका समय जो है वो बच सके, ठीक है। तो इससे फटाफट आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब ये आप चाहो तो इसको बाकी चीज़ें रीड कर सकते हो, ठीक है। इस पर दे हैव मेंशन्ड अबाउट सर्टेन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, है ना। जैसे मान लो कोरोना के जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट थी जिसे एस प्रोटीन बोलते हैं या स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये स्पाइक प्रोटीन में मौजूद जो सर्टेन जीन्स हैं उसको यूज़ करके और फिर आप कह सकते हैं कि वैक्सीन बनाया गया जिसे mRNA वैक्सीन बोलते हैं, और वो शरीर पे इंट्रोड्यूस किया गया और फिर शरीर ने एंटीबॉडीज़ बनाई कोरोना वायरस के खिलाफ, इस टाइप का रहा। तो ये है, तो स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये भी स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करके वैक्सीन बनाती हैं। एंड दीज स्पाइक प्रोटीन ऑन द SARS-CoV-2 वायरस में हिंडर बी सेल्स रिसेप्टर क्रॉस लिंकिंग अफेक्टिंग LLPC प्रोडक्शन। तो कई बार ये रहता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस में, आप समझना बात को, अब ये बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा बट आप समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि BCR क्रॉस लिंकिंग रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा कि देखो BCR जो क्रॉस लिंकिंग है इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और ये जो LLPC है जो अभी मैंने बताया लॉन्ग टर्म आपका प्लाज्मा सेल्स है, उनके प्रोडक्शन के अंदर उसका एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो होता है। तो BCR क्रॉस लिंकिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस एस्पेक्ट। दूसरा एक चीज़ कहा जाए अल्टरनेटिव वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अदर वैक्सीन जैसे HPV वैक्सीन है वो भी वायरस लाइक पार्टिकल प्लेटफॉर्म्स की है ना। तो वायरस लाइक पार्टिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है जो कि स्पाइक प्रोटीन में प्रेजेंट हैं जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ सके। तो एक तो देखो BCR का टर्म आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। अल्टरनेटिव वैक्सीन प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे HPV है जो पेमुला वायरस है उसके कंटेक्स्ट में है, तो वो भी वायरस लाइक पार्टिकल का इस्तेमाल करके और जो कि स्पाइक प्रोटीन वायरस का जो ऊपर आप मानो डंडा टाइप वायरस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उस पर ये प्रेजेंट होता है एंड उसका इस्तेमाल करके ये जो वैक्सीन्स हैं इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करती हैं। तो इसी पर लगातार जो है कि LLPC किस तरीके से इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकता है, वैक्सीन जो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करे वो ज़्यादा समय तक रहे, उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इस पर कार्य जो है वो रिसर्च लगातार हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं फिश इन द सी। ये इस टाइप का जो ये आप देख रहे हो ना समुद्र के अंदर ये फोम टाइप बना हुआ है, तो इसके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। तो ये ज्योग्राफी का हाईली एडवांस टॉपिक के रूप में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सी फोम्स की बात करें ये ओशनिक फेनोमेना है। इसमें लाइक वी कैन से इंग्रेडिएंट फॉर सी फोम की अगर बात करें तो इसमें इट रिक्वायर्स अ सब्सटेंस टू इंक्रीज वाटर सरफेस टेंशन एंड फ्रॉथिंग मैकेनिज्म। तो देखो सरफेस टेंशन है, जैसे मान लो कोई बूंद है वो एकदम बूंद के रूप में क्यों प्रेजेंट है। जैसे अगर आपको ऐसा किया जाए जैसे आपका घर है, ठीक है, उस घर में किचन है, किचन के नीचे
सिलेंडर रखा होता है ना, नीचे वाला एरिया सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर हटा के आप उसमें घुसने की कोशिश करो तो ऐसा गोल बॉल की तरह ऐसा आपको अपने आप को करना पड़ेगा, तब घुस पाओगे। तो आप ये समझो कि पानी या कोई भी लिक्विड अपना इस स्मॉल फॉर्म में ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करता है, और उसके लिए जो एक फिजिक्स का कंसेप्ट है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें सी फॉर्म्स के लिए क्या है, एक तो ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जिससे कि वाटर का सरफेस टेंशन बढ़े, और फ्रॉथिंग जो आपका फोम टाइम क्रिएट करता है उसको फैसिलिटेट करे, ऐसा चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा रोल कौन करता है, कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब मान लो कि सपोज करो कि कोई वेस्ट मटेरियल चला गया तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होगा, जैसे गंदगी है समुद्र में जा रही है तो वो ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा। ये ऑर्गेनिक कंटेंट एक बबल बाथ का काम करता है ओशियन के अंदर, एंड है ना ये, एंड ठीक है, तो एक्ट एज अ बबल बाथ इन द ओशन ऑफन फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम्स और फिश किल्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल, देखो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, धीरे 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 फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, आप एल्गी टाइप मानो, तो वो प्रेजेंट होंगे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो कई प्रोसेस आपके होंगे उसके माध्यम से इनके जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ेगा। यूट्रोफिकेशन जैसी चीज़ें कई जगह देखने को मिल सकती हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, या जो भी चीज़ें बदलेंगी उससे कई फिश भी मरेंगी अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अधिक बढ़ रहा है। फिर क्या होता है कि अगर सपोज करो ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है, बबल बाथ ओशन के अंदर हो रहा है, अगर आप सोचो बबल बाथ रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ सी फोम आप आई थिंक समझते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एक मजबूत जो विंड्स हैं एंड जो वेव्स हैं वो एयर और पानी को मिलाती हैं, और उससे जो है बबल्स बनते हैं और उससे फोम बनता है। तो इसके लिए आपको एक तो देखो फोम बनने के लिए एक ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत है, दूसरा विंड्स और वेव्स की ज़रूरत है जो कि एयर और वाटर को मिक्स करते हैं, और जो बबल्स हैं वो फॉर्मेशन होता है दैट क्रिएट अ फोम्स। एंड है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखता है। कई नेचुरल इवेंट्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स या ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल का सोर्स होता है। जैसे गंदगी अगर समुद्र में जाती जा रही है तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल का सोर्स होगा। अब कई मैकेनिज्म्स कंसंट्रेट सी फोम्स, ठीक है, वेरियस मैकेनिज्म कंसंट्रेट सी फोम्स, है ना, तो ये भी एक है, बहुत सारे, है ना, तो यहाँ पे कई दूसरे भी हैं। जैसे मान लो अब देखो सी फोम बन रहा है, फिर वो पूरे समुद्र के किनारे किनारे जो है वो फैल भी सकता है, ये भी आपका है। और इस पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओपन ओशियन, अगर बहुत ही ओपन ओशियन है ड्यू टू लो प्लैंक्टन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रेयरली फाउंड इन ओपन ओशियन, ठीक है, बहुत ही ओपन ओशियन है जहाँ पे प्लैंक्टन्स मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे ये सी फोम फॉर्मेशन कम होगा। जनरली जहाँ प्लैंक्टन्स प्रेजेंट हैं और वो फेवरेबल, मतलब जिनकी वजह से अलगल ब्लूम या प्लैंक्टन ब्लूम्स देखने को मिलता है, वहीं पे सी फोम का फॉर्मेशन आपका होता है। और ये क्या है कि अगर ऐसी स्थिति, अगर आपसे पूछा जाए कि सी फोम्स अगर प्रेजेंट, इसका मतलब वाटर बॉडीज़ का पॉल्यूशन, इसका अगर आपको इमेजिन करना तो यमुना रिवर दिल्ली का इमेजिन करो, जम के फोम ही फोम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नदी नहा रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत गंदगी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको ध्यान में रखना, ये आप रिवीजन फैक्ट है तो ये थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे टीका वेंट करके मैपिंग का टॉपिक है, ये ईस्ट पैसिफिक राइस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ध्यान में रखना। तो ये है, नेक्स्ट देखते हैं टीका वेंट अ साइट ऑन ईस्ट पैसिफिक राइस टीका, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया, ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, एडिटोरियल का एक टॉपिक है। तो अभी इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पब्लिश किया पेपर इन सितंबर 2023, आपका पब्लिश हुआ था। आई थिंक ये एक बार देखना, यहाँ सितंबर 23 ये जो आपका पब्लिश हुआ है 23-24 के अंदर, मतलब अभी हाल में ही पब्लिश हुआ है, नॉट 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कई सारी जो स्टेट्स हैं उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखा गया कि इस आर्थिक लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब इसमें इनकम डिस्पैरिटी की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटी, अब देखोगे ना कई स्टेट्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। जैसे महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम है वो 150% है नेशनल एवरेज का। तो रीजनल इनइक्वालिटी विद इन स्टेट्स भी देखने को मिलता है, विद इन स्टेट्स में भी बहुत डिस्पैरिटी है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। फिर जैसे वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉगर है, ईस्टर्न स्टेट्स बहुत पीछे हैं, नदर्न स्टेट्स उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एक्सेप्ट हरियाणा दिल्ली। अब इसमें क्या है कि देखो ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है कि अगर देखो फेडरलिज्म शब्द का क्या मतलब है, सेंटर स्टेट का रिश्ता किस तरीके से, इसमें फिजिकल फेडरलिज्म भी आता है, फाइनेंशियल रिलेशन किस तरीके से है। अब अगर ये है कि इतना अधिक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर प्रेजेंट है,
ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर इतना प्रेजेंट है, इफ़ देर इज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वी कैन से कि किस तरीके से सेंटर ऐसे स्टेट्स के बीच अपने रिश्ते को मेंटेन करेगा। अगर इतना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना, जैसा अगर आप सोचो कि एक कमाने वाला है और कुछ कोई किसी के पास किसी 10,000 रुपये उसे 2,000 ही चाहिए, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसे बहुत देना है, तो ये किस तरीके से आप बैलेंस करोगे। तो अब सेंटर को सर्टेन अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करना है या फिजिकल रिलेशन या फाइनेंशियल रिलेशन अच्छा मेंटेन करना है, तो ये डिस्पैरिटी इंडियन फेडरलिज्म में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है वेल्दियर स्टेट्स कहते हैं यार हमें हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो ये एक है, मतलब क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो कुछ कर नहीं रहे, खुद रिसोर्स जनरेट नहीं हो रही है। जब खुद रिसोर्स जनरेट नहीं हो रहा तो वो उनका वो सेंटर से मांगते रहते हैं। वेल्दियर स्टेट्स वो सब कुछ जनरेट कर रहे हैं बट उन्हें कम मिल रहा है, तो ये एक उनके मन में आता है। तो रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाता है ये मैटर ऑफ कंसर्न है, एंड है ना, तो ये एक थोड़ा सा देखना है। दूसरा यहाँ पे जैसे जो लिबरलाइजेशन है सदर्न स्टेट्स काफ़ी उससे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है कि, और ऑल दो क्या कॉजेज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर और नज़र डालने की ज़रूरत है। कुछ कोस्टल एरियाज़ जैसे उड़ीसा की बात करें, उनका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। जोग्राफी और इकोनॉमिक सक्सेस एक बड़ा फैक्टर बनता है। कोई भी अगर सपोज अभी वैसे उड़ीसा की इतनी अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोस्टल स्टेट्स उनको बेनिफिट तो है ही, समुद्र के किनारे हैं तो उनका कनेक्टिविटी और इन ट्रेड से लिंक के ज़्यादा बेटर रहता है। फिर इन्वेस्टमेंट एक बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी फैक्टर है जो इकोनॉमिक आउटपुट को अफेक्ट करता है। हायर इन्वेस्टमेंट जो है वो, क्योंकि किसी स्टेट में जितना अधिक इन्वेस्टमेंट हो उनकी इकोनॉमी और बढ़ेगी। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो एक तो सरकारी तंत्र से आ रहा है, एक जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट वाले तो वहीं करेंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है सारा है। और अगर सरकारी इन्वेस्टमेंट की बात करें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे दूसरे कई कंसिड्रेशन हो सकते हैं। जोग्राफिकल प्रेफरेंस की बात करें तो कोस्टल रीजन जो अर्बन सेंटर्स है मुंबई दिल्ली, वहाँ ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कनेक्टिविटी रहेगी, तो अलॉन्ग अराउंड दिल्ली अराउंड मुंबई चीज़ें ज़्यादा डेवलप होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाती हैं, तो वो वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, उसने जहाँ तक जो लाइक फोकस पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्या, अब इससे क्या हुआ कि क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस ज़्यादा हुआ, प्राइवेटाइजेशन और ये सब चीज़ें काफ़ी हुई, तो इससे जो इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें वो और अधिक बढ़ी, ऐसा भी कहा गया। इन्वेस्टमेंट में भी डिस्पैरिटी, जो पुअर स्टेट्स हैं वहाँ लो इन्वेस्टमेंट है ना, और जो रिच स्टेट्स है, वेल्दियर स्टेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, क्रेडिट फैसिलिटी बेटर है, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये भी है। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो तेज़ी से आपके एक्सपैंड कर रहे हैं। रिचर स्टेट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ओवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो है ना, जैसे आईटी सेक्टर क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उन पर फोकस रिचर स्टेट्स ज़्यादा कर रहे हैं, उनको बस पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसका बेनिफिट है। फिर ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अधिक अफेक्ट करती है। जैसे सपोज करो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का रिलेशन प्राइवेट सेक्टर से किस तरीके से है, गवर्नेंस की क्वालिटी किस तरीके से है, ठीक है, तो वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो ये सब मैटर करता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट सरकार का किस तरीके से, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। तो जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो पब्लिक पॉलिसी से, जो सरकारी पॉलिसी उससे अफेक्ट होगा, और प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है, आर्थिक डिस्पैरिटी है, और साथ में आप कह सकते हो कि किस प्रकार से फेडरलिज्म एस्पेक्ट है वो भी है ना, किस तरीके से, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिटरमाइन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक आउटपुट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पॉलिसी ड्रिवन, ये आप रीड कर लेना जो मैंने भी आपको अफेक्ट किया, हाईलाइट किया। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो वो लाइक जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का डिफरेंस, अब केरला कर्नाटका उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर, कुछ स्टेट्स जो है उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, तो फेडरलिज्म को भी अफेक्ट करके, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, उनका कहना ये है कि हम सब कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें मिल बहुत ही कम रहा है, तो वो एक एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉलिसी चेंज पे चेंज मतलब इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं ऐसे स्टेट्स पे भी करने की ज़रूरत है जहाँ पे हो सकता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर ना हो। तो गवर्नेंस जो है वो बहुत इंप्रूव करना, करप्शन रिड्यूस करना है, ये बहुत मैटर अगर कहीं किसी स्टेट में हम चेंजेस करना चाह रहे हैं। फिर पब्लिक जो स्पेंडिंग है सोशल सेक्टर में वो भी इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ प्रॉफिट की नज़र से ही देखा जाए। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, उसे हम ऑर्गेनाइज हमें करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हमें फोकस उन पे करना, ऐसा नहीं कि सारा फोकस हमारा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के जो पूरे स्टेट्स हैं उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, इससे जो इकोनॉमी है वो भी आपका, आप कह सकते हो कि इम्प्रूव होगी। एंड फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना, तो यहाँ पे कह सकते हैं रिड्यूस डिस्पैरिटी वाइल अलाउिंग देयर रिचर स्टेट्स, जो रिचर स्टेट्स है टू कंटिन्यू ग्रोइंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस हैं, दीज चेंजेस एम टू रिड्यूस डिस्पैरिटी। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस क्या है, जो भी प्रपोज चेंजेस हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, इसके माध्यम से डिस्पैरिटी को रिड्यूस करके कैसे जो रिचर स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूस बेसिस में ग्रो करते रहे, तो इस पर फोकस किया आपका गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थ्रेटन, ठीक है, तो ये पॉइंट्स यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सारा इसमें फटाफट आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट पोल है, मिस्ड प्रिडिक्शन। आप देखोगे कई एग्जिट पोल है उसके अपोजिट रिजल्ट आया है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या था, जो जो भी होता है वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, कंपनी जो ऐसा करती है वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगी। अब लोगों को भी पता है कि ये इसलिए पूछ रहे, तो गलत भी बताते हैं। तो जो भी पोलिंग स्टेशन है, सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो चूज़ किया जाता है, सिस्टमिक मतलब रैंडम सैम्पलिंग आपकी की जाती है। और फिर बहुत सारे जो इलेक्टोरल रूल्स है उसमें मतलब आप कह सकते हो कि उसमें से लाइक डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन ऑफ वोटर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप और अलग अलग एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो सर्वे सैम्पल्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप्स आपके लिए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे पूछा जाता है। अब इसमें क्या है कि स्टेट स्पेसिफिक प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर है ना उस पर डिविएशन देखा जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पे और ऑल्दो ये कहा गया कि जो भी लोग से पूछा जाता है वो सही नहीं बताते, आजकल ये भी हो गया। एग्जिट पोल की अगर बात किया जाए तो देखो इससे कोई प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका है, तो वेंचर कैपिटल क्या है, जो भी स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को जिनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है उनको ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना। तो इन्हें जो ये इन्वेस्टमेंट है उसे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जो करते हैं उन्हें कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें कई होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ऐसे कई होते हैं। इसमें एक सीड है, जैसे इनिशियल स्टार्टअप जैसा आपका है तो उसमें ही फंडिंग करना, फिर कंपनी ग्रो हो रही है तो उसमें फंडिंग करना अर्ली स्टेज में। फिर आपका कई टेक्नोलॉजीज आप है ना, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल, इस पर रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर फोकस करना। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे है ना उनको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटजाइज आपका किया, आपका जाता है। तो इन्वेस्ट आपको बस इतना याद रखना है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑयल प्राइस की बात करें तो ग्लोबल ऑयल प्राइस आपके डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, शार्प डिक्लाइन ऑयल प्राइस में है जैसे ही इजराइल ने लाइक स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन मिलिट्री साइट्स। तो यहाँ पे है ना, तो ये एक है। ईरान ने भी लगभग 200 मिसाइल इजराइल पे लॉन्च किए। अब क्या है कि एम्पल सप्लाई तो देखो बहुत अधिक है, क्योंकि देखो जो भी डिमांड रिड्यूस होगी वो अलग अलग जगह से मीट हो रही है। तो जो एम्पल सप्लाई भी है और डिमांड भी रिड्यूस हो रही है ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर, ये बड़ा फैक्टर है। ये भी एक बड़ा फैक्टर। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है चाइना के अंदर उसमें भी स्लो डाउन हो रहा है, तो इससे भी ऑयल की डिमांड, एनर्जी की डिमांड रिड्यूस हुई है। तो अगर और दूसरे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो ऑयल का डिमांड ऐसा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो ओपेक प्लस है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस और जो ग्रुप और देश, रशिया और ये सब मिला के जो ओपेक प्लस बनाते हैं, जो कि ऑयल एक्सपोर्ट को डिसाइड और डिटरमाइन करते हैं, प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस में देखा जाए तो उनका इन्फ्लुएंस भी रिड्यूस हो रहा है, और है ना, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है ओवर द डिमांड। अगर देखो किसी चीज़ का डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है, तब अलग बात है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि जो डिक्लाइन है ऑयल प्राइस में वो रिड्यूस होता जाएगा ड्यू टू ओवर सप्लाई। एंड है ना, यूएस भी एक्सपेक्टेड है कि वो हाई लेवल ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मेंटेन करेगा, तो अगर कुछ है तो वो भी सप्लाई करता रहेगा। और जो लिमिटेड इजरायली मिलिट्री एक्शन है अगेंस्ट ईरान, ये भी जो फियर है वाइडर कन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पे टू अ लोअर जियोपॉलिटिकल प्रीमियम ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये एक आप कह सकते हैं कि फैक्टर कंसिड्रेशन में हो सकता है। तो ग्लोबल जो ऑयल प्राइस है वो लाइक मतलब अगर सपोज़ करो कि जो कन्फ्लिक्ट है, अगर उस कन्फ्लिक्ट का बहुत अधिक आप कह सकते हैं एक्सपेंशन नहीं होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस भी आपका रिड्यूस होगा। और इसका पीछे सारा रीज़न बस यही हाईलाइट किया है, वो सप्लाई इज़ मोर देन द डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक कल्चर इन न्यूज़ कहा जाता है। डबके डांस करके बात कर सकते हैं। तो ये डबके डांस है, ये लेवंटाइन जो रीजन है वहाँ पे फ़लस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इस रीजन में डांस परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पहले के टाइम पे जैसे घर होते थे लोगों के, अब उसमें रूफ हाउस मतलब मिट्टी और ऐसा उससे
से मिलकर बनाते थे। अब मान लो उसमें क्रैक्स डेवलप होते तो मड है उससे सही करते तो लोग आते थे, बात करते थे, उस काम करते थे, फिर थोड़ा बहुत डांस करते थे, इस टाइप सा रहता था। तो ये जो डांस है इसको डेबके डांस बोलते हैं, या आप देख लो इस टाइप से किया जाता है, ठीक है, करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चाइना की फर्स्ट फीमेल स्पेस फ्लाइट इंजीनियर इन ड्रीम मिशन। तो यहाँ पे चाइना का सेंजाओ 19 मिशन है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको तियोंगोंग स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। और इसमें जो चाइना का एम है, खासतौर से सेंजाओ 19 मिशन, तो इसमें जो एम है वो यही है कि एस्ट्रोनॉट को भेजना मून में बाय 2030। तो पहले वो तियोंगन स्पेस स्टेशन भेज के फिर मून में सेंड करेंगे। अब इसमें वैंग होजे, आप याद रखना, चाइना की पहली फीमेल स्पेस फ्लाइट इंजीनियर है, जो कि इसका हिस्सा भी आपका है। तो मिशन है बेसिकली इट इज़ लेड बाय काए जोजे, 48 ईयर ओल्ड फॉर्मर एयरफोर्स पायलट है। तो ये तो चलो मुश्किल पूछेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। इस मिशन की बात अगर किया जाए तो ये चाइना का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। सेजाओ 19 मिशन की बात करें तो चाइना का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। चाइना की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, स्पेस में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना, एस्ट्रोनॉट्स को पहले स्पेस स्टेशन भेजना, फिर मून में भेजना, स्पेस टेक्नोलॉजी की जो अपनी कैपेबिलिटी उसको बढ़ाना, ये सब चीज़ें इस मिशन का ऑब्जेक्टिव आपका रहता है। तो पहले तो ये आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि स्पेस स्टेशन जनरली लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि 300-400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इतने हाइट पे रहता है, ठीक है, तो वहीं पे ये पहले तो सेंड किया जाएगा। उसके बाद फिर दे विल प्रिपेयर कि हम मून में अपने जो है उनको भेजें, ठीक है। दिवाली ऑफ़र की बात किया जाए तो आपको मिस नहीं करना है, 50% ऑफ है। और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और इसका आपको बेनिफिट लेना है जो कोर्सेस आपके आ रहे हैं। और ये सारे के सारे आप देख लो, इसमें जितने भी आप न्यूज़पेपर एंड ऑल देख रहे हो, तो ये सारे प्रहार बैच करंट अफेयर्स के अंदर कवर्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, 1 नवंबर से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ज्वाइन करते ही आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे कोर्स है, इस पर टोटल 50 ऐसे हैं, तो आप इसको इवेल्युएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, इसमें मैंने 7 सेट कंटेंट आपको अपलोड कर दिए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। इथिक्स का कोर्स है, इस पर भी कंटेंट अपलोड हो चुका है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। ये चैनल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्वेश्चन देख लो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स ब्रिंग मोर चैलेंजेस इन इंडियन फर्टिलिज्म, ये आपको डिस्कस करना है। आपको कोई क्वेरी तो इस नंबर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप अपने जो आंसर है उसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।